परिवार खुश है, घर अच्छा है तो उसको खुशी कह सकते हैं। लेकिन मेरा परिवार बड़ा है, अगर लोग खुश होंगे तो यकीनन ये भी खुशी का माहौल बना होगा। मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है। जेल के अंदर था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब जेल से बाहर आया तो बोझ था, बोझ है। अब उस बोझ को ढोने का काम कर रहा हूँ। मैं वो शख्स हूँ जो जेल से निकला तो ज़रूर है, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, हमारे इलाके में नहीं आया, लेकिन यकीन मानिए जब से मैं जेल से बाहर निकला हूँ, अपने बच्चों को शाम को सोता हुआ पाया। ऐसा नहीं है, परिवार मेरा आवाम है और उस आवाम के लिए मैं बना। 8 महीने जेल में रहे, सबसे ज्यादा किसको मिस किया? क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान जेल में जाता है तो बहुत सारी यादें या फिर कुछ ऐसे लम्हे जो, क्योंकि आपने लिखा भी था लम्हा, तो सबसे ज्यादा क्या मिस किया जेल में? वक्त को, वो वक्त जो मैं आवाम को बेहतर देना चाहता था, वो लम्हा जिन्हें बेहतर बनाना चाहता था, बस वो 8 महीने का वो एक बड़ा लंबा एक वक्त, वो जो मुश्किलें भरा आवाम के लिए रहा होगा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन यकीनन मुझे लगता है जब महराज अंदर था तो कुछ लोगों की ईद थी, कुछ लोगों के सपने करोड़ों को उस दिन लगे हुए थे, हराम की कमाई को इकट्ठा करने में लगे हुए थे, मजलूम पे जुल्म ढहाने की ख्वाहिश करते थे। जैसे मैंने एक तकरीर में कहा था, जो लोग मेरी ख्वाहिश करते थे जेल के अंदर रहने की, आज जब मैं महराज बाहर आया हूँ जैसे उनके बाप मर गए हैं, ऐसा माहौल था। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके गले नहीं मिले हों। नहीं, वो नहीं, जो लोग मेरी ख्वाहिश करते थे कि मेरा जेल के अंदर ही रहे, जब मैं बाहर आया तो यकीनन मातम तो है उनके घर के अंदर। ऐसा नहीं है, ये कुदरत का निज़ाम है। दुनिया के अंदर जो इंसान आया है जाएगा। मुश्किल अगर नहीं होगी इंसान को तो वो इंसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग सुकून चाहते हैं, सुकून जेल के अंदर है। अच्छा, हाँ, अगर सुकून चाहते हो, क्योंकि दुनिया के अंदर भागदौड़ हो रही है, खाने की, पहनने की, वहाँ सब कुछ है, खाना टाइम पे मिलता है, दवाई मिलती है, फ्री है, आपकी केयर होती है, फिर वहाँ सुकून की ज़िंदगी दोस्त भी बने जेल में? नहीं, दोस्ती करने का वक्त नहीं मिला, बस समझने का वक्त मिला। खुद दोस्त है महराज रत्न, खुद से दोस्ती है, खुद से यादें हैं। 8 महीने क्या सोचा? बस खुद ही के साथ दोस्त क्या सोचा, ऐसा क्या सोचा 8 महीने की? देखिए, बाहर जाऊंगा तो ये करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। आप यकीन मानिए, मैं जेल के अंदर रहा, बस यही सोचता रहा कि जो मैंने किया वो सही किया या गलत। लेकिन जब बार बार आके जब फैसले पे आता था तो लास्ट में यही बात सामने आती थी कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है और मुझे इस काम को आगे और बढ़ाना है, इस काम की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए जब मैं बाहर निकल रहा था तो बहुत लोगों ने मुझे समझाया था कि अब आप ऐसा नहीं करें, लेकिन क्या करें, फितरत ऐसी है, सोच ऐसी है। जब विजन हमने, मकसद हमने तय कर लिया है, मतलब मकसद हमने टारगेट सेट कर लिया है, तो उसके चलने के लिए पहला पड़ाव है, अभी तो कदम बढ़ेंगे और इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि देश की राजनीति में अगर आप बारीकी से देखेंगे हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। आज़ादी सिर्फ महराज को है होती है। मैं इस मुल्क में एक आज़ाद इंसान हूँ, बाकी कोई नहीं। अरे जो बोल ही नहीं पाएगा तो वो आज़ाद का महराज जो मन में है वो जुबान पर लाता है। यहाँ जुबान पे, मन में के अंदर इतने सवाल दफन हैं कि लोग मुंह खोलेंगे तो दबोच दिए जाएंगे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इंसान हूँ जो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बाकी देखिए आप इस बात को मान लीजिए, यहाँ जमहूरियत है, क्या जमहूरियत का इस्तेमाल कोई कर रहा है? जो कर रहा है उसे दबोचा जा रहा है। जमहूरियत नहीं, गुंडा करती है। पीएसए पे आते हैं। पीएसए लगा 8 महीने जेल में। महराज मलिक को क्या लगता है पीएसए किसकी वजह से लगा? क्या महराज मलिक को, जैसे कि मैं आपका एक इंटरव्यू भी देखा, महराज मलिक पर पीएसए सकीना इट्टू ने लगाया या फिर डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने? देखिए, ये महराज को बताने की जरूरत नहीं है। आप मीडिया में काम करते हैं, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज आपने किए। दिमाग भी है ना, अब मेरे बोलने से फर्क थोड़ी पड़ता है, मैं बोलूँगा उसने लगाया। आप भी अपने दिमाग से ये नहीं सोच रहे हैं कि किसकी वजह से लगा। आप मेरे दोस्त नहीं, आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मुझे लोग जानते हैं। जब मैं हॉस्टल की बात करता हूँ, स्कूल की बात करता हूँ, मैंने कोई आतंकवाद की बात, मैंने कोई माफिया, मतलब कोई यहाँ माफिया फैलाने की ख्वाहिश की,
अरे वही तो कह रहा था, मामला ही है हॉस्पिटल के अंदर मुलाजिम ड्यूटी नहीं कर रहा है, लोगों की मौतें होती है, पूछने वाला कोई नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, जिम्मेदारी से। मेरे लोगों को परेशानी हो रही है और मैं बोलता हूँ, स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसका हुलिया नहीं बदला जा रहा है, तो मुझे तकलीफ हो रही है। बिजली के निज़ाम में बेहतरी नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, बिजली के बिल पहुंचाए जा रहे हैं, पानी के लिए करोड़ों खरबों रुपया जल जीवन में लगाया जाता है, लेकिन लोगों को पानी नहीं है। सुनना नहीं, यही तो सवाल है मेरे, और मेरी लड़ाई है क्या? सकीना इट्टू बुरा नहीं 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 नहीं, बात सकीना इत्तू की नहीं है, बात है सरकार की। बात है सरकार बुरा मान गई। सरकार बुरा नहीं मान रही, सरकार काम नहीं कर पाई। जब सरकार काम नहीं कर पाई तो यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। महराज देखिए, महराज को गुस्सा कब आता है? जब लोग अपना दर्द सुनाते हैं ना महराज को। आपने मुझे हंसते हुए बहुत कम देखा, मुझे किसी ने कहा भी था। उसकी वजह यह है कि जब मैं कहीं बैठता हूँ तो लोग अपनी मुसीबतों का भंडार मेरे सामने लाते हैं, तो महराज कब हंसे? जब वो मुसीबतें लाते हैं तो उन मुसीबतों को मैं अपने ऊपर लाद देता हूँ, तो उनका अजाला करने की ख्वाहिश करता हूँ। तो इन लोगों के हाथ में जब ये नहीं करते तो सवाल उठते हैं, जब सवाल उठते हैं तो हंगामा उठता है, जब सवालों का जवाब नहीं होता तो हंगामा उठता है, जब हंगामा उठता है ताकत लगाई जाती है, दबोचा जाता है। वजह बनी मैडम, वजह बनी सरकार। ये बात सही है क्योंकि मेरे मुद्दे यही है। उमर अब्दुल्ला ने तो ट्वीट किया था कि आप महराज सुनेंगे मलिक पर नहीं। पीएसए लगा तो गलत। भाई साहब, मैं जो आपको समझा रहा हूँ आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ मेरी राजनीति यही है कि इन चीजों में सुधार आए। आप मानते हैं? बिल्कुल। और ये जो हंगामा हुआ इसकी वजह भी यही है, हॉस्टल है, स्कूल है, बिजली है, करप्शन है, यही तो है। अगर मुझ पे एफआईआर लगी, वजह तो यही है ना, घूम तो रही है ना इसी पे। क्या मैंने किसी का गला पकड़ के किसी का गला दबा दिया, किसी को जान से मार दिया? वजह यही है ना। और वजह कहाँ पैदा हुई? जब सरकार में बैठे लोग उस चीज को ठीक कर सकते थे लेकिन नहीं किया, वजह वो बनी। अगर डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी, जब ऑर्डर निकलता है यूनिफॉर्म डलवा, लिखा आपने पढ़ा, उसके बावजूद भी आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर कितनी बार देखा जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते और कोट नहीं पहनते, देखा आपने? अब मुझे बताओ कि महराज क्या करे, क्या करूं मैं? अब या तो वो उसको सस्पेंड करती। उसने क्या किया? उसने 22 डॉक्टर ठाठरी के हॉस्पिटल से उठा दिए, पैसे खाए, वहां पर किसी को वहां पर बैठ जाए ही नहीं। अब मुझे बताओ मैं क्या प्यार से बोलूं? जब मैं गुस्सा करता हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन को तकलीफ होती। पीएससी लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, मतलब पब्लिक के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर। अरे जब मैं बोलता था तब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हुई, आप भी जानते हैं। मीडिया में आपने क्या कवर किया? जब मैं हंगामा करता था, बोलता था, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता। लेकिन जब मुझे इन्होंने उठा लिया तो उसके बाद क्या हुआ? पब्लिक सेफ्टी के पब्लिक हो गई आवाम, सेफ्टी हो गया आवाम के लिए, एक्ट इन्होंने मुझ पे लगा लिया। आवाम मेरे को चाहती थी। ये बदबख्त लोग, ये कम ज़रफ लोग, अनपढ़, ये पढ़ा लिखा थोड़ी होता है वो, पढ़ा लिखा आप उसको तालीम याफ्ता कह सकते हैं, लेकिन अक्लमंद नहीं होता है। ये जाहिलों की जमात है, गधों की जमात है, जिनको ये समझ नहीं आ रही मैं लीडर हो गया, अवाम मेरे साथ है। पढ़े लिखे के साथ बुरा होना भी जरूरी है। देखिए जरूरी है तालीम। देखिए एक होता है तालीम, उसके अलावा होता है आप उस पर अमल कितना करते हैं। जहाँ जैसे धर्म के अंदर होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं, धार्मिक लोग, लेकिन अगर धर्म का ज्ञान बहुत है, अमल नहीं है, तो आप उसे इंसान नहीं कह सकते। जानी को आप इंसान नहीं कह सकते। उसको अमली जामा पहनाने वाला अगर कोई भी एक आम आदमी होगा ना, वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन अमल होगा। अमल से जिंदगी बनती है। जब आप जेल में थे उन दिनों जो है वो राज्यसभा के चुनाव भी थे। महराज मलिक पर एक आरोप लगा कि महराज मलिक ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर ली। किसने? और पहले सवाल सुनिए कि महराज मलिक ने जो है वो भारतीय जनता के साथ सेटिंग कर ली और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इस वजह से उनका एक मेंबर जो है वो राज्यसभा में जाके बैठा। किसने कहा? ये कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कहा और ये भाजपा के भी नेताओं ने कहा। सबने कहा। देखिए वोट की जहां तक बात है, क्या एक ही वोट होगा? आपको याद होगा डीडीसी का चुनाव हुआ, तब भी ये बात हुई। आज जब चुनाव हुआ, अगर हुआ ऐसा हुआ तो क्या हुआ? फिर महराज जेल के बाहर कब आ गया? 1 महीना तो हुआ था मुझे, जेल से बाहर के 7 महीने और रगड़ने के लिए। वोट दे देता
कुछ 7 महीने और जेल काटता, या 8 महीने के बाद कोर्ट से फिर फैसले की उम्मीद करता, रिवोक भी किया जा सकता था, पीएससी को हटाया भी जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको कहो कि कितने वोट पड़े। मैं तो आम आदमी पार्टी का एक आदमी, सवाल तो आप मुझ पे उठा रहे, लेकिन हैं कितने लोग? एक ही वोट पड़ा? कितने? नहीं, आप पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो ना, कितने वोट पड़े? सवाल यहाँ पर ये है कि आप मेरी बात समझ आरोप नहीं, लगा रहे हैं, मुझ पे लगा रहे कॉन्फ्रेंस हैं, आप मुझ पे आरोप लगा रही है ना, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन हैं कितने वोट? मैं तो एक हूं ना। हैं कितने वोट बीजेपी को जो जीत कर गए? उसको कितने वोट? 4 वोट जो एक्स्ट्रा पड़े हैं ना, 4 कहाँ पड़े? और जो पड़े ही नहीं वो भी तो देखो, 4 तो एक्स्ट्रा, वो 4 जिन्होंने दिए नहीं, जिन्होंने दिए ही नहीं देखिए, उनको छोड़ दीजिए। वोट उन्होंने कहा कि हम सुनिए, इसमें मुझे इस हिस्सा बहस में नहीं नहीं जाना, लेंगे। मुझे इस बहस में जाना ही नहीं। किसने किसको वोट दिया ये वो लोग जानते जिन्होंने दिया, और 4 मेरे हैं नहीं। मैं आपका एक तो हूं, एक है। मैं एक हूं। हाँ, बाकी किसने दिए वो ये बताएं, बाकियों के भी तो बताएं। 4 हैं, चलो एक मुझ पे इल्जाम लगा लिया, 3 किसी और का भी तो बताएं, बाकी 3 किसने दिए भाई, वो भी तो पता तो चले। एक आदमी को टारगेट, देखिए ये मेरी बात सुन लीजिए, इनको ये बताइए कि आपने क्या किया, एनसी का बना, बीजेपी का बना, किया क्या आपने? आपकी तो सरकारें हैं, वहां पे बैठा के ठीक है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप मुझे बताओ। वहां बिठा के आपको यहाँ पे भी गद्दी पे बिठाया, वहां पे भी आप गए, आपने उखाड़ा है, क्या उखाड़ा? या उन लोगों ने क्या किया? बीजेपी का हो या एनसी का हो, सरकारें दोनों की हैं। एक वोट पे बहरान बना रहे हो, उसके अलावा कितने वोट पड़े उसकी चर्चा नहीं होगी। अब मैं जेल के अंदर था तो सवाल उठाना आसान है, अब फिर मेरा जेल से बाहर भी तो आना चाहिए था। भाई वोट मैंने दिया, किस लिए दिया? किस लिए दिया? 7 महीने जेल काटने के, 7 महीने जेल काटने के। अब जिन लोगों ने दिया उन्होंने क्यों दिया? अब आप एक तो कह रहे हैं, तो बाकी 3 किसके? बाकी 3 भी तो विधायकों। आप सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो ये, इसका जवाब मैं आपको साफ सुथरा दूंगा। जब इलेक्शन हुए मैं जेल के अंदर, बिल्कुल, कौन से इलेक्शन? एक असेंबली के इलेक्शन जो वहां बाय इलेक्शन थे, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा देवेंद्र राणा उठते थे, एनसी का कैंडिडेट। जब एनसी उमर अब्दुल्ला के एक बयान में सुन रहा था, वो कह रहा था हमारे घरेलू टर्म्स हैं इनके साथ। अब सीधा सपोर्ट क्यों नहीं करेगा देवयानी राणा को? वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके क्या साबित करना चाहता? सेटिंग की थी। बात ही वही है ना। ये तो खुल्लम खुल्ला उनका जवाब है ना, ये तो उन्होंने की है कि कौन किसको वोट करेगा। आज भी आप देख लीजिए लोगों ने वोट किसको दिया, काम। तो मुझे बताओ ना, 370 की तो ये बात ही नहीं लगा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 370 की मांग करें, लेकिन जो आपको इख्तियारात है उस पर तो काम करिए, उस पर तो इनको बोले काम। ये दोस्ती निभा रहे हैं भाजपा के, भाजपाइयों के। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो उसने खुद बोला है ना कि हमारे घरेलू टर्म्स हैं। क्या टर्म्स है? यही कि वहां मुस्लिम कैंडिडेट बनता ही नहीं था, इन्होंने उठा लिया। हर्षदेव वहां से उठा था, उसको खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना था, करना चाहिए था। कौन सी सरकार के थे? लेकिन देवयानी राणा को जिताना था, यारी निभानी थी। यार यारी निभाएंगे और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपने भाजपा को वोट दिया। सुन लीजिए, ये तो खुल्लम खुल्ला। एमएलए कौन है? वो तो एनसी ने जिताया। अगर हर्षदेव को सपोर्ट किया होता सब ने मिलकर, आप मुझे बताइए, गठबंधन में ये इंडिया अलायंस, वहां पर 2 सीटों पे चुनाव था, बडगाम और यहाँ पे। मुझे बताओ, सरकार न गिरनी थी, न टूटनी थी, न बननी थी। अगर इनको बीजेपी को रोकना था तो इकट्ठा होकर एक को सपोर्ट नहीं करना था। स्ट्रांग कैंडिडेट था हर्षदेव, और जिन्होंने इनको उठाया वो मुस्लिम था, वहां बनता ही नहीं था। लेकिन उसने कहा कि अब वो यारी निभाएंगे और सवाल मुझ पे ला देंगे, आप आपने वोट दिया। उन्होंने तो एमएलए भी खुल्लम खुल्ला बना दिया। आप सवाल मेरा इससे पूछ रहे। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर जो है, अब बहुत सारे नेता, फिर से मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि महराज मलिक जेल से जब से बाहर आए हैं, महराज मलिक का लहजा बदल गया है, टोन बदल गई है। जिस हिसाब से पहले धड़ल्ले से वो ऑफिसर्स को डांट देते थे, या फिर ये कहते थे मैं ये कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, या फिर जो अक्सर आप एक डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं कि वो फला फला है,
तो वो फला बंद कर फला दिया क्यों है। नहीं बोलेंगे? वो बंद कर नहीं दिया है। आप क्यों वो नहीं बंद बोलेंगे? कर दिया है। आप पहले वो बताइए जो मैं बोलता हूँ। जब मैंने बोला आपको फला फला बोलने की क्या जरूरत है? आप ही बोलिए ना कौन सी चलिए, बात। सुन चलिए लीजिए। मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि हाँ। महराज मलिक जब से जेल से बाहर आए हैं, तो जिस प्रकार से धाकड़ तरीके से पहले कहते थे कि फलां दलाल है, फलां दलाल है, दलाली करता सुन है। लीजिए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आज दलाल सुन लीजिए। महराज मलिक जो हैं, आप सुनेंगे नहीं ये आप। वर्डिंग का इस्तेमाल, आप सुनेंगे। लहजा बदल गया है। सुनेंगे। लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, लहजा बदल दिया। सुनेंगे, दलाल आज नहीं है। दलाल वो होता है जो किसी की दलगी करता है, जो सौदा करता है। जो सौदा करता है उसे दलाल बोलते हैं। तो आप दल्ला किसको समझते हैं? दल्ले नहीं बोलते हैं? नहीं, जो दलगी करेगा, किसी का सौदा करेगा और उस सौदे से कमाई करेगा, उसको क्या बोलेंगे? दल्ला या दलाल? आप इसको इतना क्यों उछाल रहे? जो ये काम करेगा वो तो दलाल ही है। और दलाल बोलने में आप इतना कह रहे हैं कि फला फला, ये तो मैं बोलूंगा। देखिए, रही बात महराज के लहजे की, आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? इंसान जिंदगी भर सीखता है, मरने तक इंसान सीखता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रही कि महराज यार अगर आप प्यार से बोलोगे तो ये आपका काम करेगा। मेरे अलावा जम्मू कश्मीर में कितने एमएलए हैं? अरे हमने ऑफिसरों के पांव पकड़ते लोगों को देखा है, लेकिन उनका काम नहीं होता। कोई एक तमीजदार वाला, जो तमीज, आपको लगता है मैं बदतमीज हूं, मैं मान लेता हूं, आज तक की आगे भी करूंगा या नहीं करूंगा वो एक अलग बात। तमीज वाला आदमी मुझे बताओ कि जिसने अपने इलाके के अंदर कोई काम करवाया होगा बड़े तमीज से बात करके। अरे जिसको ये खाना है ना, जिसको दलगी करनी है, तुम उसके नीचे झुक भी जाओ, उनके पांव भी दबाओ, वो बिना पैसे के काम नहीं करते। महराज के लहजे पे सवाल मत उठाओ। मैं राजनीति का वो हिस्सा हूं जिस राजनीति को तुमने छोड़ा ना, जिस राजनीति को आपको करना था ना, यहाँ पे भी दलाली हो रही है। लीडर निडर होना चाहिए, लीडर आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। ये चमचे चेले चपेटे अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, सुन लो मेरी बात, उमर अब्दुल्ला को वोट दिए। अब उसने आवाम की रहबरी करनी थी कि दलाली करनी? उस टाइम तो टोपी खोल दी थी। मैं वही तो, अभी क्या हो रही है? अभी तो दलाली हो रही है ना, सौदा हो रहा है। मतलब अपना फायदा देखा जा रहा है, आवाम को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये तो दलाली है ना। आप ये मत बोलिए कि आप लोगों को भी बता दीजिए दलाल क्या है, नंगा करना क्या है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, जब आप उर्दू को अच्छे से पढ़ेंगे, भाषाओं में फर्क हो सकता है, अल्फाजों में फर्क हो सकता है, लेकिन जो उसका इस्तेमाल होता है वो मुहावरों की तरह। ठीक है, दलाल ये कोई गाली नहीं है। जैसे मैंने एक बार बोला था डीसी का बाप, अब मैं उसको चाचा थोड़ी बोलूंगा, मैं आपके बाप को बाप ही बोलूंगा। आप मुझे बोलेंगे महराज साहब का बाप। अरे बाप लफ्ज है, इसमें गुनाह क्या है? एलजी का नाम है मनोज सिंह, अब सर थोड़ी बोला है, सर इज्जत होती है। अब आप बोलेंगे जबरदस्ती नहीं बोलना है, जनाब जनाब क्यों बोल रहे हैं? जब मेरा नाम महराज है, साहिब क्यों लगा? साहिब दिल से निकलता है। मैंने बोला था उसका बाप, उसकी माँ, उसकी बीवी है, ये लफ्ज इसमें क्या बुरा है? उसका बेटा, उसकी बेटी। सुन लीजिए मेरी बात। अब आपको लगता है थोड़ा जोर से बोलता हूँ ना, अब मैं बोलूंगा फलाने ऑफिसर का चाचा, मेरा चाचा। मैं क्यों बोलूंगा चाचा? उसका बाप है, उसकी माँ है, ये कोई गाली है? अब मैं थोड़ी बोलूंगा आंटी जी हैं। अरे इतनी फुर्सत थोड़ी है, यहाँ डिजिटल जमाना है, नया दौर है, दड़ा दड़ बोल दिया। जो जिसका बाप है उसका बाप, जो जिसकी माँ है उसकी माँ। अब ये बोलेंगे बाप को भी साहब बोलो, इनको भी साहब बोलो, उनके भी पांव दबाओ, हम किसी के बाप नहीं। सीधी बात, सुन लो मेरी बात। अब जब बात चली है ना, फिलहाल तुम्हें छेड़ता है, लेकिन मामला अब हुआ है, मैं जेल से बाहर आया। अब मैं चाहता हूं कि बदलाव। देखिए, गुस्सा आता है इंसान जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार नहीं सुनेगा कोई, किसी भी इंसान को गुस्सा आ सकता है। वो तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो तो उनकी भी सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं, वो उनका काम है। लेकिन मैं लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोगों के साथ हो रहे जुल्म को देख नहीं सकता। इन लोगों को बाज आना पड़ेगा। आज मुझे उम्मीद है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नए लोग हैं, एमएलए महराज वही है, यहाँ के हालात बदलने में सब ने उम्मीद की। मैंने कहा है करप्शन पे 0 टॉलरेंस, और आप देखेंगे उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और जहां जहां मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बदलाव नहीं आया, आ रहा है और आएगा। और मैं आज आपके चैनल के साथ, मैं इससे माध्यम से बोलते हैं, ये तो मुझे आता भी नहीं, कुछ हिंदी के शब्द चैनल के माध्यम से, माध्यम से बता रहा हूँ
कि महराज करप्शन के खिलाफ है। अगर आप किसी को 10,000 देते हैं ना, 10,000, आप मैं उसके 20,000 दूंगा, लेकिन आपको वो वीडियो देना है उसके मैं डबल दूंगा, और वो भी कैश दूंगा। ठीक है, आप ये काम कीजिए, महराज उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप 1 रुपया देंगे, महराज 2 देगा, लेकिन दूसरा रुपया मैं दूंगा वीडियो। वीडियो मेरे पास आएगी, एविडेंस आएगा, उसका मैं पैसा दे दूंगा, और वो जैसे आप देंगे वैसे ही मैं आपको दूंगा। ठीक है, जेल जाने एक का दो, एक का दो, एक का दो भाव जैसे लगता है। एक का दो। जेल जाने से पहले महराज मलिक ने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट का तो जवाब पूरा ढूंढा जाना चाहता है। वो साज वैली का राज क्या है? वो साज वैली का राज जब वो वक्त ही खत्म हो गया, वो लोग ही चले गए, राजों पे पर्दा रह जाए तो अच्छी बात है। हम बीते हुए वक्त को भूल जाते हैं, क्योंकि हम कल की बात करते। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डरता हूँ, मैं लोगों को जीने की वजह देना चाहता हूँ, जीने का वक्त देना चाहता हूँ। आप पीछे अगर उस दलदल में मुझे धकेल के ले जाओगे, मुझे कल भूल जाएगा। मेरा बड़ा कीमती वक्त, जो लम्हा मैंने कहा, मेरे लिए एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, और मैं हर लम्हे में लोगों को, इस मुल्क को या इस रियासत को कुछ देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी, आपने कहा ना कि 8 महीने क्या खोया, वो वक्त जिसको मैं वापस आवाम के सामने नहीं लौटा सकता, वो हालात जो वो हुए। पर ये जो वक्त है ना, मैंने कहा महराज वो है, 8 महीने जेल में रहा, 27 तारीख को ऑर्डर निकला था, आज फर्स्ट है, 1 महीना कुछ दिन हुए हैं। मैं जब घर के अंदर था, मैंने अपने बच्चों को 1 महीना सोता हुआ पाया। अगर मैं चाहता, जेल से निकला था, घर में बैठ जाता, परिवार के साथ बैठ जाता। इस बात को आप समझो कि मेरी ख्वाहिश क्या, और मेरे लिए वक्त कितना कीमती है, मेरे लिए मेरी जिंदगी कितनी कीमती है। आज मैं हूँ, मुझे आज करना है, मुझे आज ही करना है। ये डोडा रहेगा, डाक बंगलो रहेगा, ये जमीन रहेगी, महराज नहीं रहेगा, लेकिन महराज का वक्त रहेगा। उसने जो वक्त में किया होगा, उसे आवाम याद करेगी। एनसी कह रही है कि महराज मलिक ने भाजपा के साथ सेटिंग कर ली, इसलिए जो है जेल से बाहर आने के बाद जो है, अब महराज मलिक भाजपा को भूल गए, सिर्फ एनसी कर रहे हैं। मैं आपको अभी यहाँ कुछ डेफिनेशन है, आप देखो, उन्होंने कहा कि कुत्ते और बंदर शहर के अंदर तांडव मचा रहे, बोला, आपने सुन। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, एलजी के पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस और फौज है, बिल्कुल। अब ये कुत्तों की फौज और बंदरों की फौज, इसका लॉ एंड ऑर्डर, ये जो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसकी पावर किसके पास है? तो अर्बन लोकल बॉडीज। आप, ये मुझे नहीं पता है, ना लोगों को पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों की फसलें उजाड़ रहे हैं, बच्चों को कुत्ते पीछे पड़ रहे हैं, अगर हम इनको मारेंगे, कानून पकड़ेगा। अच्छा, कानून में बैठे लोग या ये जो बड़े बड़े ये जो डिपार्टमेंट हैं, वो उनको वहां से उठाकर हमारे इलाकों में बंदर थे ही नहीं पहुंचा दिए। अब ना ये मारने देंगे, ना इनको ये उठाएंगे, परेशानी किसको है? अब मैं पूछूंगा एलजी को भी और उमर अब्दुल्ला को, भाई इनका लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? रही बात एनसी की, मेरा मैनिफेस्टो क्या रहा? अगर आप महराज को जानते हैं, मेरा मैनिफेस्टो, आपने कहा था नहीं, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर मेरा मकसद क्या है? आपने, आपका मकसद जहां तक हमने आपसे बात की है, नहीं, जैसे ओवरऑल आपने कहा था कि गरीब को इंसाफ दिलाना है, बिजली, पानी, रोड, मकान, सब कुछ सही होना चाहिए। मैंने कभी बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए? मैंने कभी बोला कि ये यहाँ पर फौज को या पुलिस को कहीं और शिफ्ट कर दो, या कुछ भी पुलिस या फौज का मसला? अब मुझे बताओ, जब मेरा मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो का किसके पास है? मुझे बताओ ना। सरकार के पास। सरकार किसकी? उमर अब्दुल्ला की। तो जब 1 साल मैंने समर्थन दिया था, उसने वादे किए थे, मैंने समर्थन दिया, इसलिए दिया था कि अब तक काम हो जाएंगे। में ट्वीट भी तो किया था आपने। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब उसने वादे किए थे, बिजली 200 यूनिट दूंगा, बसें दूंगा, फिर रोजगार दूंगा, कैजुअल लेबर को परमिट करूंगा, वही तो मैं भी चाहता था। मैं भी चाहता था उस सरकार का मैं भी हिस्सा बनूं, ताकि मैं भी आवाम के सामने बोल सकूं, भाई साहब देखो हमारी सरकार ने 200 यूनिट खरीद दिए। अरे वही तो मैं करना, जब महराज वही चाहता था, वो तो उनके मैनिफेस्टो में था। वो मैनिफेस्टो की जब उनने धज्जियां उड़ा दी,
तो मुझे बताओ, आवाम खामोशी से तमाशा देखेगी, महराज उनका हिस्सा नहीं बनेगा। और जो मैं कर रहा हूँ, आप देखेंगे आने वाले कल में पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, और आवाम, ये जो बीजेपी के लोग हैं, इनको अपोजिशन तो आती नहीं है। सेंटर में कांग्रेस को अपोजिशन नहीं आती है, और यहाँ पर इनको अपोजिशन नहीं आती है। ये दोनों के दोनों वही है। महराज मलिक क्या क्या चाहते हैं कि मैं वो ये अपोजिशन में रहें या फिर सत्ता के नहीं साथ? नहीं, मैं आवाम के किसके साथ, साथ? मैं आवाम के साथ, मतलब सरकार जिन और जिन अपोजिशन के साथ? हाँ, आवाम के साथ। अच्छा। क्योंकि आवाम को ये ताकत छीन लेते हैं वोट के लिए, और फिर लगता है कि आवाम के पास अब कोई ताकत ही नहीं है 5 साल। लेकिन वो 5 साल का अंदर जो टाइम रहता है ना, उस ताकत, आवाम का उस ताकत का एहसास में इन लोगों को कराऊंगा कि आवाम क्या कर सकती है। हम इनको सोने नहीं देंगे। जगह जगह से आवाजें उठेंगी, जगह जगह से वीडियोस आएंगे, और इनकी धज्जियां उड़ेंगी। इनको मजबूर करूंगा मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुनिए। जब मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आवाज उठेगी। जब कश्मीर की वादी में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जब आवाम और यूथ इकट्ठी होगी, हम वोट की बात नहीं करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, हम इनको याद दिलाएंगे, चाहे वो सेंटर हो या यहाँ यूटी के अंदर इनकी सरकार हो। हमारे साथ जो वादे हैं उनको जमीनी सतह पे या तो पूरा करें, या तो आने वाले वक्त के लिए तैयारी करें कि आपका सुपड़ा साफ होगा। यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपना वो खात्मा देखा है, और तुम्हारा उठना ये किसी खाम ख्याली में ना रहे कि अब सिर्फ राजनीति तुम ही कर सकते हो। एक्टर जो कल तक उसको क्या बोलते हैं, नाटक, अरे वो एक्टिंग करता था, नाटक करता था, ये तो सच में थे सियासत में। अरे उसकी फिल्में, उसमें सियासत थी, वो एक्टिंग थी, और वो एक्टिंग छोड़कर रियल लाइफ में आ गया। और ये जो पुराने सदियों से अब वर्षे में सियासतदान, वो बिजली फ्री दे गया पहली बार, सस्पेंड कर दिया, एक बच्चे का मामला था, उनके हंसने पे इंक्वायरी बिठा दिया। ये चाहते हैं, जाओ देखो लोग चाहने वाले कैसे, एक्टिंग के उसके लिए नहीं, उसके विजन से और उसके काम से देखा जा रहा है इसे। उसने जो काम किया, और उमर अब्दुल्ला खानदानी सियासतदान झूठ बोल गया, बाद में बोलता था मैंने अब तोतिया के लिए, मैंने कब बोला किसको देना, अरे 200 यूनिट और शराब बंद कर दी। उमर साहब बोलता है नहीं, शराब कौन बोलता है उधर जाओ, पहले बोलता था शराब के ठेके, मैं तो कहता बंद होने चाहिए। अरे शराब हिंदू हो या मुसलमान हो क्यों पिला रहे हो, नशा है, अरे इससे बर्बादी है, जितना पैसा कमाते हो उतना शाम को लुटा देते हो। और कुछ लोग तो गटक लेते हैं ऐसे, कुछ लोग तरीके से पीते हैं, लेकिन नशा ही तो है, घर तो बर्बाद हो रहे हैं, परिवार के अंदर जाना मुश्किल हो रहा है शराबी का, और ये तो शराब को आम कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं उमर साहब हमने कब बोला दुकान की ओर बढ़ो, उन्होंने कहा था उधर क्या टाफी लेने गए थे। सियासतदान की तरह सोच रहे हैं ना, क्योंकि रेवेन्यू भी तो आ रहा है वहां से। अरे फिर वो रेवेन्यू कहाँ लग रहा है, मैंने तो कहा था माइनिंग का रेवेन्यू ले लो। माइनिंग इलीगल है जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने नहीं सुना मैंने कितनी बार बोला इन लोगों को लीगल कर दीजिए, कि इसको लीगलाइज कर लीजिए, आप यहाँ की ये जो रॉयल्टी है वो बढ़ा लीजिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो मैंने इनको बताया। अरे वो तो ये करेंगे नहीं, हमारे चुनाव के अंदर रेत कितनी है जो ऊपर आती जा रही है, और उससे जो है यहाँ दलदल बनेगा, उसको उठाकर लोगों को बेचा जा सकता है, लेकिन उसको तो लीगल ये करेंगे नहीं, क्रशर इनने इलीगल लगाए हैं, और रॉयल्टी भरते ही नहीं है, पर बिना पर्ची के गाड़ियां धनाधन चल रही हैं, माफिया चल रहा है, और आप कह रहे हैं रेवेन्यू शराब, सुने रेवेन्यू शराब से आएगा। अरे ऐसे रेवेन्यू को क्या करोगे जो मदहोशी के आलम में आवाम को छोड़कर दूसरी नस्ल को क्या, अरे सुन दो लो, अब रेवेन्यू हमें अगर मेरी बात सुन तो हम तो कल ही बंद कर दें। पहले मेरी बात सुन, मदहोश करके नस्लों को, आज के लोगों को, आने वाली नस्लों के लिए उस पैसे से क्या मुस्तकबिल बनाएंगे, क्या मुस्तकबिल बनाएंगे? नशे से कमाए हुए पैसे से नस्लों का मुस्तकबिल क्या बनाएंगे, जबकि मदहोशी में उनके बाप हैं। ये काम करने वाले, इनको बोलो कि माइनिंग को लीगलाइज करें, माइनिंग लीगलाइज होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। जंगलात हमारे पास है, इस वक्त फॉरेस्ट के क्या हालात है, क्या हालात है। यहाँ पर अगर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना होता, टूरिज्म के लिए इन्होंने क्या किया, अरे इतनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, इतने इलाके हैं, उसके लिए पूछो इनको इन्होंने क्या किया। अब अमेरिका में जाके, लंदन में जाके वहां के लोगों को नहीं लाना है, अरे यहाँ के लोगों के लिए वहां पे वसाइल बना लीजिए, सड़कें बना लीजिए, टूरिज्म को बूस्ट यहीं से मिलेगा। अगर एक ऑफर दिया जाए, अगर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि महराज मलिक को हम एक मंत्रालय दे देते हैं, हाँ, तो क्या महराज मलिक उसे एक्सेप्ट करेंगे?
बिल्कुल। क्या महराज मलिक आम आदमी पार्टी छोड़कर एनसी ज्वाइन करेंगे? एनसी ज्वाइन नहीं करूंगा, मंत्रालय एक्सेप्ट करेंगे? हाँ वो इसलिए ताकि मैं बता सकूं कि काम कैसे होता है, इसलिए नहीं कि मुझे मंत्रालय उसकी भूख है, मुझे पावर की भूख इसलिए है कि उसमें जाकर मैं काम करना सीखा, मैं दिखाता। मैंने आज कहा ना मैं एमएलए हूँ, जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली हैं, आप देखेंगे 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आप यहाँ देखेंगे, मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। सिंपल एमएलए होने के सीधा कंपटीशन सकीना इटो के साथ। अरे मंत्रालय उसको भी छोड़ दीजिए। एजुकेशन ही चाहिए। मुझे मंत्री नहीं बनना है, मैं कह रहा हूँ एमएलए हूँ ना, मंत्रालय अगर दे देंगे उस मंत्रालय में जो भी एजुकेशन ही लेंगे, नहीं आप कोई सा भी दे दे। वो मैंने उमर साहब को बहुत पहले बोला था, मैंने बोला जो सबसे बड़ा कबाड़ है जिसका लोगों के अंदर कोई नॉलेज भी नहीं है, मुझे उसका चेयरमैन या उसमें से कुछ दे दी, ठीक है। मैंने बोला मैं उसमें दिखाऊंगा कि रिफॉर्म कैसे लाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट बेकार नहीं, जरूरी नहीं। रही बात वो अगर देंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, आपने कहा करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए करूंगा ताकि उसमें बैठकर मैं इनको बताता कि काम कैसे किया जाता है। रही बात मंत्रालय हो या ना हो, एमएलए तो हूँ, हो ना एमएलए, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उमर साहब की तरह नहीं हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारा वो नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी असेंबली है एज एन एमएलए मैं 5 साल के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों का नक्शा बदल कर आपको एमएलए की हैसियत से, और बाकी भी देख लें। आखिरी सवाल, महराज मलिक के हिसाब से जम्मू कश्मीर की जनता को सबसे ज्यादा किसने सताया? कांग्रेस, बीजेपी या फिर नेशनल कांग्रेस? उन लोगों ने जिन्होंने खामोशी पार्टियों से मुझे कोई लेना देना नहीं। जहाँ जहाँ इंसान ने वजूद लिया, जहाँ जहाँ इंसान ने अपने जन्म लिया, वहाँ पर जो ज़हीन तालीम याफ्ता अच्छे लोग जिनकी खामोशी है, उनकी पार्टियों को छोड़ दीजिए यार। हमारी कौन सी आम आदमी पार्टी है? कोई पार्टी है? 10-12 साल हो गए पहले, उससे पहले कौन सा नाम था? पार्टियों की बात मत कीजिए। ये तो जैसे आपका नाम है देव, मेरा है महराज, ये तो मगर मैं इंसान तो हूँ, महराज से थोड़ी मैं इंसान बना। इंसान था तो नाम पड़ा। मुझे उन लोगों से नाराजगी है जो लोग खामोशी से तमाशा देख रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। मुझे किसी पे इतना प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग मिल रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से नहीं महराज से लगाव है। क्या महराज मलिक जो है, क्योंकि जब जेल से बाहर आए तो कहा कि अब मैंने बस आखिरी सवाल है कि मुझे सीएम बना दीजिए तो मैं सब काम करूंगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि लोग कह रहे हैं कि महराज मलिक जब बीडीसी थे, महराज मलिक कह रहे थे कि एमएलए बना दीजिए मैं काम करूंगा, अब एमएलए बन रहे हैं कह रहे हैं सीएम बना दीजिए तो काम करूंगा। कल को अगर जम्मू कश्मीर की जनता सीएम बना देती है तो फिर महराज मलिक करेंगे अब एक काम कीजिए देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, तो फिर मैं एक काम इसमें क्या देश का क्या दुनिया का सुपर पावर बनना चाहिए, तो विजन होना चाहिए, आपको दुनिया चलाने का अहल होना चाहिए। ऐसा नहीं, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है वो दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। आप सुनिए, मैंने कहा लोगों को मुझे डीडीसी बना दीजिए, ठीक है। अब जब लोगों ने बनाया तो आपने ये नहीं पूछा कि आपने डीडीसी में क्या, आप ये भी पूछो ना कि आपने क्या तीर मारा। वही तो बोल रहा हूँ, डीडीसी लोगों ने मुझे बनाया तो जाओ देखो ना मैंने क्या किया। सड़कें जिनको ब्लैक टॉप किया अभी तक उखड़ा नहीं है ना। जहां मैंने बिजली के निजाम के अंदर सबसे बदलाव लाया, जब मैं डीडीसी नहीं था मेरे इलाके के अंदर रोज लोग बोलते थे ट्रांसफार्मर जाए, कोई पीट के उठा के लेके जाता था, कोई घसीट के लेके जाता था, फिर नीचे से चढ़ाना ऊपर से उतारना, बहुत सारी वीडियोस देख लेना। लेकिन जब मैं डीडीसी बना तो आज देखना इलाके के अंदर लगाने के लिए जगह नहीं है, तो महराज ने किया। आज किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये है। और करप्शन को बड़े पैमाने पर रोक दिया, अभी तो उतनी ताकत नहीं थी। मैं वही तो कह रहा हूं कि करप्शन और माफिया को लगाम लगाने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत घोड़े की वो लगाम हाथ में होनी चाहिए। अरे घोड़ा नहीं, इनको तो फिर हम जब हम बैठेंगे ना तो घोड़ा भी हमारी मर्जी से चलेगा, हमारी आहट से उसकी जो है ना वो खुद चलेगी। बात वो नहीं, उसके घोड़े को भी पता लगना चाहिए कि मेरे ऊपर बैठा कौन है, सवार कौन है। लगाम जरूर, वो तो लगाम किसी को भी आप दे दो वो अपनी मर्जी से सवार होगा, हाँ वो तो सबको पता। लेकिन जब वो सवारी को पता चलेगा ना कि सवार कौन है, तो उसकी आहट से जब वो चलेगा ना, उसके रुकने से, वो उसके सोचने से रुक जाएगा,
वो सवारी चाहिए, वो चलिए। हम सवार बन बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। महराज मलिक बात